जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से जुड़ी अपडेट है। विशेष राज्य के दर्जे का प्रस्ताव पास हो गया। इस बैठक में राष्ट्रीय कार्यकारिणी में प्रस्ताव पर लगी है मुहर। केंद्र सरकार के सामने जेडीयू मजबूती से अपनी मांग रखेगा। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में इस प्रस्ताव पर लगी मुहर। झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ने का भी पार्टी ने फैसला किया है। तो कार्यकारिणी में प्रस्ताव पर मुहर लगी है और ये प्रस्ताव है बिहार को स्पेशल पैकेज देने से जुड़ा हुआ। कहा जा रहा है कि दिल्ली में जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जेडीयू की हो रही है, इसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई है, जिसमें झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के भी आगे की रणनीति तैयार की गई है। सुमंत हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए, सीधे उनका रुख करेंगे। सुमंत, जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में चल रही है। इस बैठक में क्या तय हुआ है, खास करके बिहार को स्पेशल पैकेज देने को लेकर इस प्रस्ताव में कहा जा रहा है कि ये प्रस्ताव पास हो गया है और इससे पहले भी नीतीश कुमार ने पीएम मोदी के सामने इशारों में स्पेशल पैकेज की मांग की थी। जी बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं कि फिलहाल दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में अभी भी जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। लेकिन बैठक जो चल रही है, अंदर सूत्रों के हवाले से खबर ये मिली है कि बैठक के दौरान जनता दल यूनाइटेड के कुछ सांसदों ने इस मुद्दे को उठाया कि ये सही वक्त है कि इस वक्त सरकार के सामने जो बिहार को विशेष राज्य के दर्जा की बात हो, या फिर अगर वो नहीं तो विशेष पैकेज, ये कुछ न कुछ जरूर हो। इससे पार्टी को फायदा होगा, चूंकि सामने 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं और अगर राज्य को विशेष दर्जा मिलता है या स्पेशल पैकेज, तो कहीं न कहीं इससे चाहे रोजगार के क्षेत्र में और बाकी अन्य कामों में राज्य की प्रगति को एक तरीके से रफ्तार मिलेगी। तो जो सूत्र बता रहे हैं, बैठक अभी चल रही है कि इस प्रस्ताव पे जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने हामी भर दी है। यानी अब आने वाले समय में जनता दल यूनाइटेड के जो सांसद हैं, चाहे वो संसद के भीतर हो, बाहर हो, सरकार के सामने हो, अब विशेष राज्य के दर्जे या विशेष पैकेज का जो मुद्दा है वो मजबूती के सामने पार्टी रखेगी। इसके अलावा जो दूसरी बड़ी खबर अभी बैठक के भीतर से आ रही है वो ये कि कार्यकारिणी की बैठक में जदयू की जो झारखंड इकाई है, उनके नेताओं ने ये मांग की है इसी साल के आखिर में जो झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं वो पार्टी को लड़ना चाहिए, तो उस पर भी मुहर लग गई है। हालांकि मैं एक चीज साफ कर दूं, अभी ये तय नहीं हो पाया है कि जदयू अकेले चुनाव लड़ेगी या बीजेपी के साथ लड़ेगी, क्योंकि पिछला विधानसभा चुनाव बनाए रखिएगा। आप बड़ी जानकारी आपने दी है कि झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर इस बैठक में रणनीति तैयार की जा रही है और खास करके बिहार को स्पेशल पैकेज का प्रस्ताव जो है वो इस बैठक में पास हुआ है, इस पर चर्चा हुई है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में चल रही है। इस बैठक में पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष को लेकर भी बड़ा फैसला हो सकता है। केंद्र में एनडीए सरकार में अहम भूमिका निभा रही जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा कर सकती है। बिहार में बीजेपी के नेता अश्विनी चौबे के बयान के बाद आज से शुरू हुआ जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक काफी अहम मानी जा रही है। बिहार से लेकर केंद्र तक बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चला रही जेडीयू का अगले साल बिहार में होने वाला विधानसभा चुनाव को लेकर खासा फोकस रहेगा। अश्विनी चौबे ने कहा कि आने वाला विधानसभा चुनाव बीजेपी को अपने दम पर लड़ना चाहिए और सीएम बीजेपी का होना चाहिए। और इस पर मोदी सरकार में जेडीयू कोटे से मंत्री बने रामनाथ ठाकुर ने खुलकर भी कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। हर एक दल के नेताओं को अपनी अपनी बात कहने की छूट है, वो बोल रहे हैं। हम तो उस दल में नहीं हैं, हम गठबंधन में हैं, उनको बोलने का अधिकार है, बोल रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक आज से शुरू हुई बैठक में राज्यसभा में जदयू संसदीय दल के नेता संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। फिलहाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। बैठक में पार्टी के संगठन और बिहार में पार्टी को और मजबूत करने के लिए और कुशवाहा वोट में हुए बिखराव को लेकर भी खास रणनीति बनाई जा सकती है। और वही एक और बड़ी खबर है, जेडीयू के महासचिव केसी त्यागी का बयान सामने आया है। नीतीश के नेतृत्व में अगला चुनाव लड़ा जाएगा। केसी त्यागी ने कहा है कि ये मोदी भी कर चुके हैं ऐलान। और आपको सुना दें, केसी त्यागी, विजय कुमार चौधरी और नीरज कुमार का क्या कहना है। कुमार जी के नेतृत्व में 2025 का चुनाव लड़ा जाएगा। इसकी घोषणा न सिर्फ प्रधानमंत्री ने की है, बल्कि राज्यों के जो प्रदेश पार्टी अध्यक्ष हैं भाजपा के और सदन के जो नेता हैं दोनों, वो सार्वजनिक तौर पर घोषणा कर चुके हैं। नीतीश कुमार जी न सिर्फ जेडीयू के बल्कि संयुक्त जो एनडीए है उसके सर्वमान्य नेता हैं और उन्हीं के नेतृत्व में अगला चुनाव होगा। जो होने वाला है वो तो 2-4 घंटे में आपको पता चल ही जाएगा, लेकिन जो भी होगा
पूर्णतया लोकतांत्रिक तरीके से राष्ट्रीय कार्यकारिणी में की बैठक होगी। उसमें जो प्रस्ताव आएगा सभी सदस्य उस पर विमर्श करेंगे और फिर जो पारित होगा वो आप सबको बता दिया जाएगा। लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद और केंद्र में सरकार में हमारी भागीदारी, एनडीए को माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में शानदार सफलता, तो निश्चित रूप से यह गौरतलब राजनीतिक घटनाक्रम है और विधानसभा का चुनाव 2025 में है, तो स्वाभाविक रूप से माननीय नीतीश कुमार जी के प्रति आभार व्यक्त करना, उनको धन्यवाद देना कि उनके किए गए कार्य पर जनता ने मुहर लगाया है। आगे बढ़ते हैं। टीवी 9 पर पप्पू यादव के आरोपों पर बोले हैं जेडीयू के सांसद कौशलेंद्र कुमार। उन्होंने कहा कि पप्पू के आरोपों को हम सिरे से खारिज करते हैं। पप्पू के बयान का कोई मतलब नहीं है। कौशलेंद्र कुमार, कल पप्पू यादव ने लगाया था आरोप, 2 अफसरों और 2 नेताओं पर बिहार चलाने का आरोप लगाया था। नालंदा से जदयू सांसद कौशलेंद्र जी हमारे साथ हैं। कौशलेंद्र जी, क्या एजेंडा है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का? ऐसा कोई एजेंडा नहीं है। जो अभी चुनाव हुआ है उस चुनाव के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आपस में। हमारे राष्ट्रीय नेता अध्यक्ष नीतीश कुमार जी रहेंगे, उसमें कुछ लोगों का सुनना होगा जो सुनेंगे। चर्चा है कि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है संजय झा को, संगठन का विस्तार अंदर जाने पर होगा पता। एक आखिरी सवाल, पप्पू यादव ने हमारे इंटरव्यू देखा, 2 नेता और 2 अफसर बिहार चला रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? 2 नेता 2 अफसर कह रहे हैं कि बिहार चला रहे हैं। अब ये तो वही बता सकते हैं। हम तो जान रहे हैं कि पूरा मंत्रिमंडल चल रहा है। नीतीश कुमार के राज में आज से नहीं, आज 18 साल हो गया, कोई ऐसा काम नहीं है कि कोई वारदात करके भाग जाए और वो बचा हो, ऐसा कोई केस नहीं है बिहार में। और अगली खबर का रुख करेंगे। दिल्ली से खबर है, जहां आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन हो रहा है। केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध किया जा रहा है। बीजेपी ऑफिस जा रहे हैं प्रदर्शनकारी। तो देखिए, आज आम आदमी पार्टी दिल्ली में विरोध प्रदर्शन कर रही है। केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर के ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है। देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दरअसल खबर ये है कि बीजेपी दफ्तर की तरफ आम आदमी पार्टी के प्रदर्शनकारी रुख कर रहे हैं। और हमारे सहयोगी अंशुमन हमारे साथ जुड़ गए, सीधे उनका रुख करेंगे। अंशुमन, जरा वहां की तस्वीरें दिखाइए, क्या चल रहा है वहां पे? क्योंकि बीजेपी दफ्तर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता। बिल्कुल मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं यहाँ मौजूद हैं और सभी लोग हल्ला बोल का आंदोलन कर चुके हैं। और इस हल्ला बोल आंदोलन में मेन उनका मकसद है कि बीजेपी मुख्यालयों को गिरफ्तार किया जाए। सर, ये बताइए, बीजेपी मुख्यालय तक जाने के लिए दिल्ली पुलिस ने मना कर दिया, साफ मंशा है कि उनको वहाँ, आप लोगों को वहाँ नहीं जाने दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी इस देश में तानाशाही लाना चाह रहे हैं। देश की जनता ने लोकसभा के चुनाव में बता दिया कि तानाशाही गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेगी, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कि जिस तरह से किसी भी तरह से अरविंद केजरीवाल को बंद रखना है, अपनी सीबीआई को दुरुपयोग करके गलत एफआईआर करा करके अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर रहे हो, तो ये बड़ी लड़ाई है। जी, बड़ी लड़ाई है, लेकिन आप लोग वहां तक जाएंगे क्या? क्योंकि अभी तक तो पुलिस ने रोक लिया है। देखिए, हम भाजपा मुख्यालय जाकर उनसे बात करना चाह रहे। जिस तरह आप देख रहे हैं कि ये पुलिसों का बड़ा एक हुजूम लगाकर रख दिया है। ये पुलिस लोगों की सुरक्षा के लिए थी। लोगों की सुरक्षा की चिंता तो नहीं है नरेंद्र मोदी को। देश में लॉ एंड ऑर्डर क्या हाल है वो देख रहे हैं। यहाँ हुजूम लगाया गया है। ये हुजूम उन लोगों का है जो इस देश की जनतंत्र की चिंता करते हैं, जो इस देश के संविधान की चिंता करते हैं। उनको रोकने के लिए पुलिसों का फौज लगाया गया है। रोज मर्डर हो रहे हैं, रोज चोरी हो रही है, रोज गुंडागर्दी हो रही है। सड़कों को आज दिल्ली को क्राइम कैपिटल बना दिया गया। चिंता नहीं है उन्हें। लेकिन सर, कल जब बारिश हुई है पूरा दिल्ली में जलमग्न हो गया। एमसीडी की तरफ से कोई काम नहीं किया गया, नाले चौक हो गए। कोशिश तो की गई है एलजी के द्वारा कि अधिकारियों को अपने काबू में करके और फिर काम ना करने दें, लेकिन इसके लिए काम आप देख सकते हैं तस्वीरों में तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनको अब गिरफ्तार किया जा रहा है, हिरासत में लिया जा रहा है और धीरे धीरे उनको उनकी बसों को जो यहाँ पे खड़ा किया गया है उनमें भरकर इनको पुलिस लाइन ले जाया जाएगा। तमाम जो
कार्यकर्ता उनका कहना है कि जिस तरीके से सरकार ने ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग किया है और तमाम जो आरोप हैं वो बेबुनियाद हैं, उसी को लेकर आज से सड़कों पर जो कार्यकर्ता मौजूद हैं इनका कहना है कि दिल्ली सरकार किसी भी तरीके से बीजेपी सरकार के सामने नहीं झुकेगी और जो कार्यकर्ता हैं वो आप देख सकते हैं तस्वीरों में सैकड़ों की संख्या बिल्कुल में अंशुमन, आप देख पा रहे हैं आपके पीछे तस्वीरों में काफी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता एकत्रित हो गए हैं और अब ये बीजेपी ऑफिस में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि देख सकते हैं बैरिकेडिंग की गई है, पुलिस फोर्स की भी तैनाती की गई है ताकि इन्हें रोका जा सके। नजर बनाए रखिएगा। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस बीच आपको बता देते हैं कि इस पूरे मसले पर गोपाल राय का क्या कहना है, सुनिए। देखिए, जिस तरह से मोदी सरकार लोकसभा चुनाव के बाद भी जनता के जनादेश को स्वीकार करने की जगह पुनः अपनी तानाशाही के अभियान को जारी रख रही है, जिस तरह से रॉयल कोर्ट में दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को जमानत मिली, उसके बाद ईडी ने जिस तरह से इसका विरोध किया, सुप्रीम कोर्ट में जब केस गया, जिस तरह से सीबीआई ने रात में जाकर के गिरफ्तारी करी, ये साफ दिखा रहा है कि मोदी सरकार अरविंद केजरीवाल को जेल से बाहर नहीं जाना देना चाहती है। वो चाहती है कि दिल्ली के काम रुकें, लेकिन आज सभी लोग यही कहने आए हैं कि इस तानाशाही करने की अगर जिद है केंद्र सरकार की, तो हमारी भी संघर्ष करने की जिद है। आगे बढ़ते हैं। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की सीबीआई की गिरफ्तारी के विरोध में देश भर में विरोध प्रदर्शन किया है। मुंबई में भी प्रदर्शन के दौरान सैकड़ों कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। रिपोर्ट देखिए। मुंबई के चर्च पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के साथ हल्की धक्का मुक्की भी हुई। पुलिस ने जबरन प्रदर्शनकारियों को बसों में भरा और हिरासत में ले लिया। ये विरोध प्रदर्शन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सीबीआई की गिरफ्तारी के विरोध में किया गया। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। सीबीआई द्वारा दुरुपयोग करके केजरीवाल जी को और प्रताड़ित किया जा रहा है। जब तक कि केजरीवाल साहब को रिहा नहीं करें, तब तक हम विरोध प्रदर्शन करते जाएंगे। हम देश को बचाने के लिए आज सड़कों पे उतरे हैं, संविधान को बचाने के लिए आज सड़कों पे उतरे। इधर दिल्ली में आज आम आदमी पार्टी कार्यालय पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। पुलिस ने बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। आपको बता दें कि 3 दिन की सीबीआई रिमांड के बाद आज अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश किया जाएगा। और एक बड़ी खबर है, लद्दाख के सेना के जवानों के साथ बड़ा हादसा हुआ। दौलत बेग ओल्डी इलाके में नदी में अचानक पानी आया, 5 जवान शहीद हो गए हैं। युद्धाभ्यास में हादसे पर सेना का बयान। श्योक नदी पार करते वक्त टैंक फंस गया। रेस्क्यू टीम पहुंची लेकिन कामयाबी नहीं मिली। हादसे में टैंक क्रू की जान चली गई। श्योक नदी पार करने के दौरान टैंक फंस गया। देखिए फाइल आपको फुटेज दिखा रहे हैं। दरअसल इसी तरीके से ये टैंक पानी से गुजर रहा था, लेकिन पानी बहुत ज़्यादा था। पानी का लेवल ज़्यादा होने की वजह से ये टैंक फंस गया और फिलहाल जो जानकारी मिल रही है कि टैंक क्रू की जान चली गई। कुल 5 जवान शहीद हुए हैं। नदी में अचानक से पानी आ गया और इसकी वजह से ये पूरा हादसा हुआ है लद्दाख में। अब आपको ज़रा मैप के ज़रिए हम समझाते हैं। दौलत बेग ओल्डी की लोकेशन न देखिए, ये देखिए, ये पूरा मैप हमने तैयार किया ताकि आप समझ सके इस पूरी घटना को। ये है दौलत बेग ओल्डी सेंटर में जो आपको नज़र आ रहा है। ये लेह से करीब है 140 किलोमीटर की दूरी पर। LAC के पास का ये पूरा इलाका है और यहीं पर ये टैंक जब पानी क्रॉस कर रहा था, नदी क्रॉस कर रहा था, उस दौरान पानी का लेवल बहुत ज़्यादा था। टैंक फंस गया। 5 जवानों के शहीद होने की जानकारी है। ये जवानों के साथ बड़ा हादसा हुआ है। लद्दाख में क्या कुछ हुआ उसको हम आपको अब सिलसिलेवार तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, T-72 टैंक से ये जवान इस नदी को पार करने की कोशिश कर रहे थे। नदी पार करते वक्त अचानक जल का स्तर बढ़ जाता है और LAC के पास नदी में ये अचानक पानी आया। युद्धाभ्यास के दौरान नदी ओवरफ्लो हो गई, जिसमें ओवरफ्लो के बीच टैंक के साथ ये जवान नदी के बीचों बीच फंस गए। एक JCO समेत 5 जवानों के शहीद होने की बुरी खबर अभी सामने आई है। दौलत बेग
ओल्डी इलाके की ये पूरी घटना बताई जा रही है। और सीधा रुख कर लेते हैं हमारे संवाददाता इरफान कुरैशी का, जो कि हमारे साथ लाइव जुड़ गए। इरफान, ये बहुत दुखद हादसा है और इस पूरे मामले में अब सेना का क्या कुछ कहना और क्या अब भी कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका है? देखिए, पहले मैं कह दूं, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का दौलत बेग ओल्डी का जो इलाका है, ये वही इलाका है जहां पर लगातार पिछले समय में हम चीन के साथ वहां पर स्टैंड ऑफ देखने को मिला और इसकी वजह से आए दिन अब इस पूरे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इलाके में युद्ध विभास जो वहाँ पर एक्सरसाइजेज या टैंक्स का है या फाइटर जेट्स का है, वो देखने को मिल रहा है। उसी के चलते ये जवान जो थे, जिसमें एक जेसीओ भी है, वो टैंक जो है T-72 उसका एक एक्सरसाइज कर रहे थे। और मेरे पीछे आप जो है लिदर की नदी देख रहे हैं, बिल्कुल इससे ज़्यादा तेज़ी की बहाव से पानी का करंट था जब ये हादसे का शिकार टैंक हुआ। हालांकि तुरंत वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन भेजा गया, इवैक्यूएट करने का कोशिश किया गया, लेकिन चूंकि जब इस तरह का पानी बहता है, जिस तरह का पानी मेरे पीछे बह रहा है, इसका जो स्पीड है बहुत ज़्यादा होता है और ये पत्थर जब स्पीड पानी से लगते हैं तो और ज़्यादा बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं फिलहाल जो सेना की तरफ से जानकारी दी गई है, शोक नदी का ये जो हादसा है अभी जो सेना के साथ हुआ है, वहाँ पर 5 जवान जो है वो शहीद हुए हैं, जिसमें एक जेसीओ भी है। लेकिन अभी कोई जानकारी इस तरह की नहीं सामने आ रही कि क्या कोई और जवान अभी भी वहाँ पर मिसिंग है या जिसे रेस्क्यू करना बाकी है। लेकिन सेना का जो अभी कुछ देर पहले स्टेटमेंट आया है, उसमें ये बात ज़रूर जिक्र की गई है कि वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखा गया और 5 शव जो है वो बरामद किए गए। उससे कहीं ना कहीं ये अंदाज़ा फिलहाल लग रहा है कि शायद और कुछ जवान जो उस एक्सरसाइज का पार्ट होते, उनको भी वहाँ पर सेना जो है आइडेंटिफाई करने का कोशिश कर रहे हैं, क्या वो वहाँ उस हादसे का हिस्सा थे या वो बचकर निकल पाए हैं। फिलहाल 5 जवान शहीद हुए हैं, जिसमें एक जेसीओ भी है। और ये मंदिर मोड़ का एग्जैक्ट लोकेशन है दौलत बेग ओल्डी का, जहाँ से शोक नदी गुजरती है, वहाँ पर ये जो है हादसा हुआ है। बिल्कुल, बहुत दुखद खबर। और इरफान हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे, शोक नदी में ये पूरा हादसा हुआ, 5 जवान शहीद हो गए। शुक्रिया आपका इरफान, पूरी अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। और वहीं बड़ी खबर, लद्दाख हादसे पर रक्षा मंत्री ने पोस्ट भी किया है। हमने 5 जवानों को खोया, राजनाथ सिंह का ये सोशल मीडिया पर पोस्ट है। लद्दाख की घटना बेहद दुखद है, वीर जवानों पर देश को गर्व है। और आगे बढ़ते हैं। केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक अंग्रेजी अखबार में लेख लिखा है। सोनिया गांधी ने इस लेख के जरिए कहा है कि इस बार के चुनाव में पीएम की व्यक्तिगत, राजनीतिक और नैतिक हार हुई है। रिपोर्ट देखिए। सोनिया गांधी ने अपने लेख के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कई बातें कही हैं। खुद को ईश्वरीय शक्ति घोषित करने वाले पीएम के लिए ये चुनाव परिणाम उनकी नफरत की राजनीति को खारिज करने वाला रहा। 2024 का चुनाव में पीएम की व्यक्तिगत, राजनीतिक और नैतिक हार हुई है। पीएम सहमति की बात करते हैं, लेकिन टकराव का रास्ता अख्तियार करते हैं। जब हमसे स्पीकर चुनाव में समर्थन की मांग की गई तो हमने कहा कि परंपरा के मुताबिक उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को मिलना चाहिए, लेकिन सरकार ने हमारी मांग नहीं मानी। प्रधानमंत्री ने इमरजेंसी का जिक्र किया और आश्चर्यजनक रूप से स्पीकर ने भी ध्यान भटकाने के लिए इसका जिक्र किया, जो संसद के सुचारू कामकाज के लिए अच्छे संकेत नहीं है। 1977 में देश के लोगों ने इमरजेंसी लगाए जाने पर अपना फैसला सुनाया। हमने बिना किसी हिचकिचाहट के स्वीकार किया, इसलिए हम दोबारा उस बहुमत से वापस आए जिसे मोदी कभी नहीं पा सके। प्रधानमंत्री परीक्षा पर चर्चा करते हैं, लेकिन नीट पर चुप है। सोनिया ने यह भी कहा कि मणिपुर जलता रहा, लेकिन पीएम वहां जाने का समय नहीं निकाल पाए। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी शासित राज्यों में सिर्फ आरोप लगने पर ही अल्पसंख्यकों के घरों को बुलडोजर से ध्वस्त किया जा रहा है। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं किए जाने के बाद अब अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अभी से ही सक्रिय हो गई है। आज मुंबई में बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक हो रही है। अगले महीने के मध्य में पुणे में भी बीजेपी की 2 दिवसीय बैठक होगी, जिसमें अमित शाह शामिल होंगे।
बैठक में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस समेत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की कोर कमेटी भी शामिल हुई। महाराष्ट्र की बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव भी शामिल हुए। इसमें अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। चुनावी रणनीति के अलावा सहयोगियों के साथ तालमेल को लेकर भी चर्चा हुई। इसमें पुणे में होने वाली बैठक के एजेंडे पर भी मंथन किया गया। लोकसभा चुनाव में बीजेपी और महायुति की खराब प्रदर्शन के बाद बीजेपी हाईकमान ने इसे काफी गंभीरता से लिया है। इसी को लेकर अब पार्टी अभी से विधानसभा चुनाव को लेकर लग गई है। पार्टी के प्रभारी भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव से कोर कमेटी से उनका फीडबैक भी लिया गया। वहीं पुणे में 13-14 जुलाई को 2 दिवसीय पार्टी की बैठक होगी। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हो सकते हैं। 13 जुलाई को बीजेपी के पार्टी पदाधिकारियों की बैठक होगी, जबकि 14 जुलाई को कार्य समिति की बैठक होगी, जिसमें पूरे महाराष्ट्र से पार्टी के 4000 पदाधिकारी शामिल होंगे। इस बैठक में महायुति गठबंधन किस तरीके से आगे काम करेगा, इस पर चर्चा होगी। सीटों के बंटवारे पर भी रणनीति बनाई जाएगी। वहीं लखनऊ में भी सीएम योगी के आवास पर 5 कालिदास मार्ग पर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई। इसमें एमएलसी और राज्य में होने वाले उपचुनावों पर लंबी चर्चा की गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर यूपी बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई। 40 मिनट चली इस बैठक में एमएलसी चुनाव सहित कई मुद्दों पर मंथन हुआ। जानकारी के मुताबिक यूपी में विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव हो सकते हैं, क्योंकि पार्टी के 9 विधायक चुनाव जीतकर लोकसभा सांसद बन चुके हैं। जिन 9 सीटों पर उपचुनाव हो सकते हैं, उनमें से 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है, जबकि 3 सीटों पर बीजेपी और 1 सीट आरएलडी ने जीती है। पार्टी लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद उपचुनाव में हर हाल में अपना प्रदर्शन सुधारना चाहती है। बैठक में कहा गया है कि अगली बैठक में चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम का पैनल तय होगा। इसके अलावा चुनावी नतीजों की समीक्षा के लिए बीजेपी ने 40 नेताओं का एक टास्क फोर्स बनाया है, जो समीक्षा कर रिपोर्ट सौंपेगा। जबकि कानपुर में समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी को कोर्ट से सजा हो गई है। ऐसे में उनकी विधानसभा की सदस्यता भी जा सकती है, लेकिन मामला अभी हाईकोर्ट में विचाराधीन है। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की जमानत के बाद जेएमएम कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई है। रांची में कई जगह पर पोस्टर लगाए गए हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जेल से रिहाई के बाद राजधानी रांची समेत कई जगहों पर उनके समर्थन में पोस्टर लगाए गए। जेएमएम कार्यकर्ताओं ने एक पोस्टर पर हेमंत सोरेन की तस्वीर के साथ लिखा, साजिशों के खेल का हुआ अंत, अब आ गया अपना हेमंत। जेएमएम सांसद महुआ माझी ने भी कहा है कि लोकप्रिय नेता हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करके वोट बटोरने की बीजेपी की साजिश विफल हुई है। उनका एक अलग ही पूरे झारखंड में जिस तरह से लोग उनको एक बहुत ही लोकप्रिय नेता के रूप में मानते हैं, स्वीकार करते हैं, वो इस बार भी देखने को मिलेगा। भाजपा ने जो चाल चली थी ये सोचकर कि उनके यहाँ के लोकप्रिय नेता को उनसे दूर करके, जनता से दूर करके उनको ज़्यादा वोट मिलेगा, लेकिन आपने देखा क्या हर्ष हुआ। 400 पार का नारा लगाने वाली भाजपा मात्र कुछ सीटों में सिमट गई। हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को ईडी ने जमीन घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया था। और अगली बड़ी खबर बंगाल से, जहां पर मानहानि केस को लेकर कोलकाता राजभवन से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। अभी फिलहाल ममता बनर्जी के खिलाफ केस दायर नहीं किया जाएगा। राजभवन सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर, मानहानि केस दायर करने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। हाईकोर्ट में केस दायर दर्ज कराने की यह खबर राजभवन के सूत्रों के हवाले से सामने आई थी। और फोन लाइन पर इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए रविशंकर दत्ता हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। रविशंकर, ये पूरा मामला है क्या? और राजभवन के सूत्र ये बता रहे हैं कि अभी वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन को बरकरार रखा गया है। देखिए, 2 दिन पहले ममता बनर्जी की कोई स्टेटमेंट के ऊपर राज्यपाल ने टिप्पणी किया था, और उसका बाद ममता बनर्जी महिला के ऊपर जो स्टेटमेंट किए थे, उसके बाद राज्यपाल ने ठीक किया था कि एक मानहानि का मामला उनके खिलाफ किया जाएगा। कल दिल्ली में एजेंसी के साथ बात करते हुए राज्यपाल ने कहा था मानहानि का मामला का जो प्रोसेस है वो इनिशिएट कर दिया गया है, लेकिन सूत्र मुताबिक हम लोगों को पता चला है कि हाईकोर्ट में ऐसा कोई मानहानि का मामला केस दर्ज नहीं हुआ है। अगर केस दर्ज होता तो केस नंबर आ जाती, तो ऐसा केस कोई दर्ज नहीं हुआ है। और उसके बाद राजभवन से सिद्धांत लिया गया है कि उसे पूरे देश में अगर ऐसा होता, राजभवन के तरफ से मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई मानहानि का केस कर रहे हैं,
तो अगर ऐसा होता तो ये बहुत बड़ी खबर होती, तो इसीलिए वेट एंड वॉच ठीक है रविशंकर, आप नजर बनाकर रखिए, इस खबर से जुड़ी आगे भी अपडेट देते रहेंगे। बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। इधर पेपर लीक मामले में यूपी के गाजीपुर से विधायक बेदीराम पर एक और केस दर्ज किया गया है। मामले पर उनकी पार्टी एसबी-एसपी ने सफाई दी है। पेपर लीक मामले के तार यूपी के प्रयागराज के बाद गाजीपुर से जुड़ रहे हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक बेदीराम के खिलाफ एक और केस दर्ज किया गया है। बेदीराम गाजीपुर जिले की जखनिया से एसबी-एसपी विधायक हैं। उन पर देश के कई राज्यों में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक करने के आरोप लग चुके हैं। जानकारों की माने तो बेदीराम को पेपर लीक गैंग का सरगना माना जाता है। हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश भर्ती परीक्षा की पेपर लीक कराने के आरोपी बेदीराम पर लग चुके हैं। बेदीराम के चुनावी हलफनामे के मुताबिक उनके खिलाफ दर्ज मामलों में 8 पेपर लीक से जुड़े हुए हैं। मामला सामने आने के बाद सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की ओर से सफाई भी सामने आई है। सोशल मीडिया पर पार्टी ने लिखा कि पेपर लीक मुद्दे पर हमारी पार्टी का विचार साफ है कि हम पारदर्शी विचार रखते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर किसी भी छात्र छात्रा के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। कानून नियम संगत तरीके से अपना काम कर रहा है। जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो जाते तब तक कुछ भी कहना ठीक नहीं है। और खबर हरियाणा से, जहां पर स्कॉलरशिप और मिड डे मील में धांधली के बड़े मामले का पर्दाफाश किया गया है। सीबीआई की जांच में ये तमाम आरोप सामने आए हैं। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में छात्रों के फर्जी दाखिले का मामला सामने आया। इस फर्जी दाखिले के आधार पर स्कॉलरशिप और मिड डे मील का पैसा हड़प लिया गया। यह खुलासा सीबीआई की 5 साल की जांच के बाद सामने आया। बताया जाता है कि सीबीआई ने 4 लाख फर्जी दाखिले की पहचान की, जिनके नाम केवल कागजों पर थे। आपको बता दें कि इस मामले में हरियाणा सरकार की समिति ने जांच की थी, लेकिन पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट उनकी जांच से संतुष्ट नहीं हुआ। 2 नवंबर 2019 को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी। सीबीआई ने 5 साल के बाद अब जाकर इस मामले में केस दर्ज किया है। सीबीआई के रडार पर तत्कालीन हरियाणा सरकार के शिक्षा विभाग के अधिकारी और अन्य लोग हैं। बताया जाता है कि हरियाणा के सरकारी स्कूलों में 2014 से 2016 के बीच 22 लाख छात्रों के एडमिशन किए गए थे। इनमें से 18 लाख छात्र ही असली मिले। छात्रों के फर्जी एडमिशन करने के मामले में 3 एफआईआर दर्ज की गई है। ये एफआईआर हरियाणा प्राइमरी एजुकेशन डिपार्टमेंट के अज्ञात अधिकारियों, टीचर्स और कर्मचारियों के खिलाफ दर्ज की गई है। दिल्ली में कल करीब 100 साल बाद हुई रिकॉर्ड बारिश की वजह से एम्स के ट्रॉमा सेंटर की सेवा भी प्रभावित हुई है। 24 घंटे से ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद भी कई ऑपरेशन थिएटर बंद हैं। कल की बारिश के बाद एम्स में कई जगहों पर पानी भर गया। देश के सबसे बड़े अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में अब भी सेवाएं पूरी तरह पर बहाल नहीं हो पाई हैं। हालांकि ट्रॉमा सेंटर में एक ऑपरेशन थिएटर ने काम करना शुरू कर दिया है। न्यूरो विभाग में ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। अस्पताल सूत्रों के मुताबिक कल शाम 6 बजे सर्जरी भी की गई। पूरी सर्जरी रात भर चलती रही। जाहिर है कि इसे चालू करने में 12 घंटे का वक्त लगा, लेकिन अब भी 8 ऑपरेशन थिएटर बंद पड़े हैं। लगातार इलेक्ट्रिक और सिविल से जुड़े कर्मचारी और अधिकारी काम पर लगे हुए हैं। उम्मीद है कि जल्द ही बाकी की ओटी शुरू हो जाएगी। ऑपरेशन का काम बंद होने से मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बताया जाता है कि कल हुई भारी बारिश के बाद ट्रॉमा सेंटर में जमे पानी को निकाल दिया गया है, लेकिन तकनीकी तौर पर ओटी को चालू करने में अभी और वक्त लगेगा। आपको बता दें कि पानी भर जाने की वजह से कल 9 ऑपरेशन थिएटर को बंद करना पड़ा था। और दिल्ली के वसंत विहार इलाके में मलबे में दबे सभी 3 मजदूरों को फिलहाल निकाल लिया गया है। कल तेज बारिश के बीच ये मजदूर हादसे के शिकार हो गए। राहत और बचाव दल ने तीनों मजदूरों के शव निकाल लिए हैं, जिसके बाद इलाके में मातम है। हादसे के शिकार हुए 3 मजदूरों में 2 बिहार के रहने वाले हैं, जबकि 1 यूपी का रहने वाला था। इनकी पहचान अररिया के संतोष कुमार, सुपौल के मृतक का नाम भी संतोष कुमार है, जबकि तीसरे का नाम दयाराम बताया जा रहा है। वो झांसी का रहने वाला बताया गया है। आपको बता दें कि कल एक निर्माणाधीन इमारत के बेसमेंट की खुदाई का काम चल रहा था, तभी बारिश की वजह से मिट्टी खिसक गई, जिसमें तीनों मजदूर दब गए। उन्हें निकालने के लिए दिन रात काम चलता रहा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि राहत और बचाव दल को काफी मशक्कत करनी पड़ी। बचाव के काम में एनडीआरएफ, डीडीएमए, नगर निकाय एजेंसियों के साथ अग्निशमन और पुलिस भी जुटी रही। मलबे को हटाने के लिए क्रेन का इस्तेमाल किया गया। पंप की मदद से पानी को निकाला गया, तब जाकर मजदूरों तक पहुंचा जा सका। करीब 24 घंटे बाद मजदूरों को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उन्होंने दम तोड़ दिया था।
आपको बता दें कि कल बारिश की वजह से दिल्ली के टर्मिनल 1 की छत गिर पड़ी थी, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई थी, जबकि 6 लोग घायल हो गए थे। और 2 घंटे की बारिश से यूपी का पीलीभीत शहर तालाब में तब्दील दिखा, जिसके चलते लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। झमाझम बारिश हो रही है। इतनी बारिश हुई है कि सड़क तालाब बन गई। तस्वीरें यूपी के पीलीभीत की है, जहां पर महज 2 घंटे की बारिश में पूरा शहर जैसे तालाब में तब्दील हो गया। गाड़ियां पानी को चीरते हुए जाने को मजबूर हुई। बताया जाता है कि हालात आधे अधूरे नाले की सफाई की वजह से हैं, जो बारिश के पानी को निकालने में फेल हैं। जल जमाव की वजह से पीलीभीत के बाजार समेत स्टेशन रोड, बल्लभ नगर, सुभाष नगर समेत कई कॉलोनी के लोग परेशान हैं। यूपी में बारिश का कहर जारी है। कल सोनभद्र में बारिश के बीच गिरी आसमानी बिजली से पेड़ के नीचे खड़ी 34 बकरियां झुलस गई। मामला माची के सिलथम का है। बताया जाता है कि गांव के पशुपालक ललन कुमार बकरियों को लेकर चराने गया था। बकरियों को भीगने से बचाने के लिए पेड़ के नीचे रखा था, तभी आपदा आ पड़ी। पीड़ित पशुपालक अब सरकारी मदद देने की मांग कर रहे हैं। गुजरात से खबर है। मेहसाणा में मजदूरों और ठेकेदारों के बीच जमकर झड़प हुई है, तलवारें तक चली। पुलिस ने मामले में 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। बीच सड़क पर तलवारें चली, रात के अंधेरे में जमकर मारपीट, मजदूरों और मालिक के बीच महाभारत। लोग मरने मारने पर उतारू हैं, एक दूसरे की जान के दुश्मन बैठे हैं। तस्वीरें गुजरात के मेहसाणा की बताई जाती हैं। लोगों के हाथों में तलवारें हैं, डंडे हैं, दोनों तरफ से ताबड़तोड़ प्रहार हो रहे हैं। बीच सड़क पर छिड़ी ये महाभारत मजदूर और मालिक की जंग बताई जाती है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि नंगी तलवारों से दुश्मन जैसे हमले किए जा रहे हैं। मारपीट के दौरान सड़क पर लोग गिर गए, फिर भी उन पर प्रहार जारी रहा। गाड़ियां आती जाती रही, संग्राम चलता रहा। बताया जाता है कि मजदूरों को काफी समय से मालिक वेतन नहीं दे रहा था, जिसके बाद अचानक से उनका गुस्सा फूट पड़ा। फिर क्या था, वेतन के बदले लोग खून के प्यासे हो गए। जान की बाजी दोनों तरफ से लगा दी गई। बताया जाता है कि इस खूनी जंग में 5 लोग गंभीर तौर पर घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में एडमिट किया गया है। पुलिस ने इस मामले में 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। बताया जाता है कि इनमें से 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है, बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। और आज T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में फाइनल में टीम इंडिया का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। पूरे टूर्नामेंट में दोनों टीमें फाइनल में पहुंचने तक के अपने सफर में अजेय रही हैं। यह मैच वेस्टइंडीज के बारबाडोस केसरिंगटन ओवल मैदान पर खेला जाएगा। – 2007 में जब T20 क्रिकेट विश्व कप की शुरुआत हुई तो इस फॉर्मेट के पहले एडिशन में धोनी की कप्तानी में टीम इंडिया पहली बार विश्व विजेता बनी, लेकिन उसके बाद दोबारा विश्व विजेता बनने का इंतजार लंबा होता चला गया। इस बार रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया बीते 10 साल बाद दूसरी बार T20 विश्व कप की फाइनल में पहुंची है, जबकि दक्षिण अफ्रीका पहली बार T20 विश्व कप के फाइनल में पहुंची है। वहीं टीम इंडिया ने तीसरी बार फाइनल में अपनी जगह पक्की की है। क्रिकेट पंडितों की फेवरेट टीम इंडिया है, लेकिन सबकी नजर इंद्र देवता पर भी है। फाइनल में बारिश होने की आशंका जताई गई है। फाइनल मैच में बारिश की 46% आशंका है। ऐसे में अगर बारिश से मैच नहीं हुआ तो अगले दिन रिजर्व डे पर मैच खेला जाएगा, लेकिन भारतीय फैंस बारिश नहीं होने की दुआ कर रहे हैं। भारतीय बल्लेबाज के साथ साथ गेंदबाज कमाल का प्रदर्शन कर रहे हैं। कप्तान रोहित शर्मा शानदार लय में हैं, तो वहीं अक्षर पटेल और कुलदीप यादव की स्पिन जोड़ी के साथ ही बुमराह विरोधी बल्लेबाजों के लिए बड़ा खतरा है। हालांकि विराट का बल्ला अब तक शांत रहा है और आज के मैच में फैंस को उनसे बड़ी उम्मीदें हैं। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में टीम इंडिया की जीत के लिए पूरे देश में पूजा पाठ और प्रार्थना की जा रही है। कानपुर के मंदिर में क्रिकेट प्रेमियों ने टीम इंडिया के लिए एक बार फिर विश्व विजेता बनने की प्रार्थना की है। 10 साल बाद टीम इंडिया एक बार फिर T20 वर्ल्ड कप में फाइनल में पहुंची है। भारतीय टीम के साथ उनके फैंस का जोश भी उफान पर है। टीम इंडिया के एक बार फिर से विश्व विजेता बनने के लिए क्रिकेट फैंस देश भर में पूजा पाठ कर रहे हैं। तस्वीरें कानपुर की हैं, जहां मंदिर में भारतीय फैंस ने खिलाड़ियों की तस्वीरों के साथ घंटी बजाकर जीत के लिए प्रार्थना की और रोहित शर्मा के नेतृत्व में टीम इंडिया के विश्व विजेता बनने का भरोसा जताया। भारत आज बहुत ज़्यादा विकेटों से जीतने वाला है या बहुत ज़्यादा रन से जीतने वाला है और निश्चित रूप से भारत की एक बहुत बड़ी जीत होगी। फिर से भारत इतिहास रचने वाला है और वर्ल्ड कप जीत करके
फिर से सिरमौर बनेगा। आज का मैच भारत ही जीतेगा, इसके लिए हम लोगों ने एक यहाँ पर कार्यक्रम किया है राधा माधव मंदिर में। कहते हैं ना, जब कोई शुभ काम करने के पहले हम लोग एक बार ईश्वर की शरण में जाते हैं, उसी तरह से आज हम लोग फिर ईश्वर की शरण में आए हुए हैं राधा माधव मंदिर के में। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भी क्रिकेट प्रेमियों ने गंगा किनारे टीम इंडिया की जीत के लिए पूजा पाठ के बाद आरती की। पूजा पाठ और हवन की तस्वीरें वाराणसी की हैं। यहाँ क्रिकेट फैंस ने टीम इंडिया के एक बार फिर T20 विश्व विजेता बनने के लिए प्रार्थना की।